students, today is our topic minors and cofactors. First topic minors. माइनस को समझने के लिए हमें फर्स्ट एक डिटर्मिनेट की रिक्वायरमेंट होगी और वो डिटर्मिनेट हमने यहाँ पर लिया है डिटर्मिनेट ऑफ ए जिसका ऑर्डर है n इंटू एन। अब आपके पास जो एलिमेंट्स है ए आई जे, जितने भी एलिमेंट्स इस डिटर्मिनेट के पास होंगे उतनी संख्या में आपको माइनस यहाँ पर मिलने हैं, आपको उतने ही माइनस यहाँ पर याद करने हैं। अब कैसे हम माइनस को यहाँ पर एवेल्यूएट करेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है उसको जानना हमारे लिए आवश्यक होगा। माइनस डेफिनेशन क्या है? माइनस ऑफ ए आई जे, आप गिवन डिटर्मिनेट का एलिमेंट है, इस एलिमेंट के लिए माइनस क्या होगा, कैसे डिफाइन होगा, इसकी डेफिनेशन है माइनस ऑफ ए आई जे इज द डिटर्मिनेट। इसका मतलब ये हुआ इस एलिमेंट का जो माइनर होगा वो भी एक डिटर्मिनेट ही होगा। कैसे उस डिटर्मिनेट को हम यहाँ पर एवेल्यूएट करेंगे, इसके लिए क्या कहा है, ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड j कॉलम। इसके बहुत सिंपल सा रूल है जिस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको माइनर को एवेल्यूएट करना हो उस एलिमेंट की रो को आप यहाँ पर रीड कीजिए ith रो है एंड कॉलम j कॉलम। इस एलिमेंट के ith रो को एंड j कॉलम को आप क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, हाइड कर देंगे। जो रिमेनिंग डिटर्मिनेट होगा उस रिमेनिंग डिटर्मिनेट को हम एलिमेंट ए आई जे के करस्पॉन्डिंग माइनर कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको माइनर को रिप्रेजेंट करना हो, डिनोट करना हो एज ए मैथमेटिक्स, तो आप कैसे डिनोट करेंगे? माइनर ऑफ ए आई जे इज डिनोटेड बाय एम आई जे। एम हमने यूज किया है फर्स्ट लेटर, माइनर के फर्स्ट लेटर एम से। आई जे का मीनिंग है जिस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप माइनर यहाँ पर एवेल्यूएट करते हैं उसी के नाम से हमने यहाँ पर इसको डिनोट साइन बनाया है एम आई जे। आई का अर्थ है नंबर ऑफ रो, जे का अर्थ है नंबर ऑफ कॉलम। नेक्स्ट आपको यह भी जानना जरूरी है ऑर्डर ऑफ एवरी एम आई जे। जितने भी आपको माइनस यहाँ पर मिलेंगे उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, तो सिंपल है, उसका ऑर्डर होगा n-1 इंटू n-1। अब आपको ये जानना होगा ये ऑर्डर ऐसे कैसे हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए आप गिवन डिटर्मिनेट पर आ जाइए, इसका ऑर्डर है n इंटू n। अब आपको इस डिटर्मिनेट से एलिमेंट्स ए आई जे के करस्पॉन्डिंग एक माइनर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस एलिमेंट की ith रो एंड j कॉलम, एक रो को एक कॉलम को आपको डिलीट करना पड़ेगा। जब आप डिलीट कर देंगे, ऐसा करने से आपको एक डिटर्मिनेट मिलेगा और उस डिटर्मिनेट में आपको नंबर ऑफ रो n-1, नंबर ऑफ कॉलम n-1, बिकॉज आपने सिंगल रो सिंगल कॉलम को डिलीट कर दिया है, तो नंबर ऑफ n-1 and n-1, तो फाइनली ऑर्डर ऑफ mij इज इक्वल टू n-1 इंटू n-1। हम इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। लेट डिटर्मिनेट ऑफ a इज इक्वल टू, आप फर्स्ट ले लेते हैं एग्जांपल 2 इंटू 2 ऑर्डर। 4 एलिमेंट्स होंगे आपके पास, 4 एलिमेंट्स को हम राइट कर लेते हैं। फर्स्ट आपको यह जानना जरूरी है जिस डिटर्मिनेट के पास जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही माइनर्स वहां पर डिफाइन होंगे। 4 एलिमेंट्स आप रखते हैं तो डेफिनेट आप 4 माइनर्स भी रखेंगे। तो कैसे हम लोग माइनर्स को लिखेंगे? जो फर्स्ट एलिमेंट है A11, इसके करस्पॉन्डिंग हम माइनर लिखेंगे। तो हम लिख रहे हैं यहां पर माइनर ऑफ A11, किससे डिनोट करेंगे आप? M11। आप शॉर्ट में लिखना चाहे तो M11। 11 का अर्थ है मैं वो माइनर हूं, मैं उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर हूं जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में मौजूद है।
तो कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे? काफी सिंपल है इसको फाइंड आउट करना। M11 आप यहां जाइए 11 एलिमेंट A11 के करस्पॉन्डिंग माइनर है, तो आप M11 पे आ जाएंगे तो ये एलिमेंट हो गया। आप किस रो एंड कॉलम का एलिमेंट है? तो यहां से आपको पता चल जाएगा 1 1, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने से आपको एक डिटर्मिनेंट मिलेगा और उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होगा 1 into 1। तब आप इस डिटर्मिनेंट को इस एलिमेंट A11 के करस्पॉन्डिंग माइनर कहते हैं। किससे डिनोट करेंगे आप? M11। नेक्स्ट M12 इज इक्वल टू, M12 का मीनिंग है एलिमेंट होगा A12, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा माइनर? सिंपल, आप फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, डिलीट कर दीजिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन आपको मिलता है A21 1 into 1। नेक्स्ट A21 इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? M21, इसको डिनोट करेंगे माइनस को हम M21, देन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आप इसको डिलीट कर दीजिए तो आपको मिलेगा A12, ऑर्डर होगा 1 into 1। फाइनल M22 इज इक्वल टू इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम आप डिलीट कर देंगे तो A11 1 into 1। तो 4 एलिमेंट्स इस डिटर्मिनेंट के पास है, तो हमें हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक माइनर मिलता है, तो टोटल हमें माइनस मिलेंगे 4। तो आपको 4 माइनस मिल गए हैं। आपको इसको सिंप्लीफाई भी करना है, सिंप्लीफाई कीजिए आप जानते हैं 1 into 1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आप यहां देखते हैं वही इसका रिजल्ट होता है। A22 यहां से देखिए आप A21, इसका रिजल्ट हो जाएगा A12 और फाइनल A11। ऐसे आप यहां पर माइनस को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 3 into 3 ऑर्डर का हम एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं और 2 टाइप के डिटर्मिनेंट्स आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। 4 into 4 ये हमारे सिलेबस से बाहर होगा। 3 into 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट गिवन है। अब हमें कहा गया है इसके माइनस को आप एवरेट कीजिए। तो माइनस के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है टोटल माइनस कितने होंगे। तो आप नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स काउंट कीजिए, 9 एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक माइनर होता है। अब एक माइनर होता है तो अब 9 एलिमेंट्स है, तो टोटल माइनस क्या होंगे? 9। तो 1 by 1 हम लोग लिख रहे हैं यहां पर। कैसे लिखेंगे इसके अंदर? इसको लिखने का हो गया माइनर ऑफ A11। इसका मीनिंग हो गया जो इसका एलिमेंट है A11 इसके करस्पॉन्डिंग माइनर कौन होगा। तो उसको हम डिनोट करता है मैथमेटिकली M11। और कैसे इसको एवेल्यूएट करेंगे? सिंपल, आप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इसको डिलीट कर दीजिए, हाइड कर लीजिए आप। तो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट होगा उसको आपको राइट करना है A23 A32 A33। ऑर्डर होगा, सॉरी या 3 into 3 है, इसका ऑर्डर होगा 2 into 2। ऑर्डर 2 into 2 कैसे हो गया आप जानते हैं, क्योंकि आप यहां से फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देते हैं, तो यहां पर जो ऑर्डर बनेगा वो 3 into 3 से क्या बनेगा? 2 into 2। नेक्स्ट आप ऐसे करते जाएंगे M12 का मतलब है आप माइनर है करस्पॉन्डिंग A12 इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर है जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की पोजीशन पर है। M12 इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? सिंपल, इस एलिमेंट के पास चलिए आप, ये रहा वो एलिमेंट, सर्किल कर देते हैं हम लोग। किस रो एंड कॉलम का एलिमेंट है? तो हमने कहा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो दोनों को आप क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट है A21 A23 A31 A33 ऑर्डर होगा 2 into 2। तो आपने सेकंड माइनर यहां पर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट M13 इज इक्वल टू, इसका मीनिंग है
आप है एलिमेंट A13 के करस्पॉन्डिंग माइनर दिस एलिमेंट। तो आप कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं इसमें? सिंपल, पोजीशन को पढ़िए आप 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को आप डिलीट करेंगे। ये वाला एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे। आप हिडन इसको हाइड कर दीजिए तो ये रिजल्ट आ जाएगा A21 A22 A31 A32, ऑर्डर होगा 2 into 2। ऐसे हम लोग इसका लास्ट एलिमेंट ले लेते हैं A33, इसका जो माइनर होगा वो लिखा जाएगा M33। इसको लिख सकते हैं हम लोग यहां, अगर थोड़ा सा आप डिटेल में लिखना चाहें, माइनर ऑफ A33। आप गिवन डिटरमिनेंट का एलिमेंट है और आपके करस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिखना चाहे तो आप M का यूज करते हैं और एलिमेंट की पोजीशन है 3 3, तो आप यहाँ पर M33 यूज करेंगे। और कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको हम लोग, अब आपको समझ में आने लग गया होगा। आप इस एलिमेंट की पोजीशन पर जाइए, तो एलिमेंट की जो पोजीशन है उसको देखते हैं हम लोग, कौन सा एलिमेंट है ये वाला, सर्किल कर दिया हमने इसके ऊपर। अब आप इस रो एंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। सिंपल सा अगर हम देखें यहां पर, तो इस एलिमेंट के रो को एंड कॉलम को आप डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग डिटरमिनेंट होगा A11 A12 A21 A22, तो आपको 2 into 2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट मिलेगा और इस डिटरमिनेंट को इस एलिमेंट A33 के करस्पॉन्डिंग हम लोग माइनर कहेंगे। तो इस बात को जानना आवश्यक है, जितने एलिमेंट्स गिवन डिटरमिनेंट के पास है, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक माइनर डिफाइन होगा। तो टोटल 9 एलिमेंट्स है, तो आपको टोटल माइनस भी 9 यहां पर मिलेंगे। आपको उनके लिए कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। इतना लिखने के बाद आपको इसका रिजल्ट भी देना है। कैसे? 2 into 2 ऑर्डर। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट, ये मेन डायगोनल होता है, इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लेंगे A33 माइनस प्रोडक्ट ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट, ये एंटी डायगोनल है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेकर हम लोग ऐसे। तो आप हर एक माइनर दो एक डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट हमेशा एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक वैल्यू होती है, उस यूनिक वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऐसे हम लोग एग्जांपल जनरल फॉर्म में एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2 minus 1 4 3, 2 into 2 ऑर्डर का हमने डिटरमिनेंट लिया है। अब 1 by 1 हम माइनर लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर M11 हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। M11 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ एलिमेंट 2। इसकी पोजीशन है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसके लिए क्या करने वाले हम लोग? एक डिटरमिनेंट ही मिलेगा। माइनर भी क्या होता है? डिटरमिनेंट होता है। तो कैसे डिटरमिनेंट को लेकर आएंगे हम लोग? इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग चाहिए हमें, इस एलिमेंट के, इसके रो को और इसके कॉलम को डिलीट करना है। ये लो डिलीट कर दिया हमने। अब रिमेनिंग क्या है यहाँ पर? 3, ऑर्डर होगा 1 into 1, रिजल्ट होगा 3। नेक्स्ट M12, M12 का मतलब हो गया माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर इस एलिमेंट को हम देखें यहाँ पर तो हमें क्या मिलता है? वो -1। इसके रो को एंड कॉलम को हाइड करना है, आपको ये डिलीट करना है, तो आपको मिलेगा 4 और इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 4। ऑर्डर है 1 into 1। ओके, नंबर आप यहां जाइए, आप ऐसे करते करते इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इसको डिनोट करेंगे M21, M21 क्यों करेंगे M21? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसके लिए क्या करने वाले हैं आप लोग? इसको आप हाइड कर दीजिए तो आ जाएगा -1, 1 into 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है, ये रिजल्ट होगा -1। M22 ऐसे करते करते आप यहां जाइए, आप इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर होगा, ये रो ये कॉलम डिलीट कर दीजिए, 2 इज इक्वल टू 2। काफी सिंपल है।
ऐसे ही हम लोग एक 3 into 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी ले लेते हैं और उसके भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी सिंपल है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमने एक 3 into 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यहां पर दिया है -1 2 3 4 -2 3 5 6 -4, 9 एलिमेंट्स है और हम लोग पहले ही इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही माइनस यहाँ पर डिफाइन होंगे। 9 एलिमेंट्स के लिए 9 माइनस डिफाइन होंगे और 1 by 1 हम लोगों को इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट एलिमेंट ये है -1, तो -1 के करस्पॉन्डिंग माइनर को हम लिखेंगे M11। तो कैसे लिखने वाले हैं हम लोग? गिवन डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है? 3 into 3, तो जितने भी माइनस आपको मिलेंगे उनका ऑर्डर होगा 2 into 2। क्यों होगा? क्योंकि आप एक रो को और एक कॉलम को डिलीट करने के बाद एक डिटर्मिनेंट लिखने वाले हैं, तो ऑर्डर 3 into 3 से घट के क्या होने वाला है? 2 into 2। तो ऑर्डर हो जाएगा आपका 2 into 2। अब कैसे लिखेंगे? M11, इसका मतलब है माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो दिस एलिमेंट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आप इसको और इसको हाइड कर दीजिए, तो जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट आपको मिलता है दैट -2 3 6 -4। सिंपल भी करना है, इसको सिंप्लीफाई भी करना, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, इसको 8 - 18 इज इक्वल टू -10। ऐसे आपको रिजल्ट लाना पड़ेगा। नेक्स्ट M12 इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दोनों को हाइड कर दीजिए। तो आपको जो रिमेनिंग डिटरमिनेंट मिलना है 4 3 5 -4 2 into 2 इज इक्वल टू -60 -50 इज इक्वल टू -31। ऐसे आप लोग M इस एलिमेंट्स को ले लीजिए। किस रो एंड कॉलम का एलिमेंट है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसको डिनोट करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम M13। देन आप डिलीट कीजिए इसको 1 3, तो आपको मिलता है 4 -2 5 6, ऑर्डर है 2 into 2 इज इक्वल टू, आप कैलकुलेशन कीजिए आप, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ एंटी डायगोनल, तो 24 -10 इज इक्वल टू 34। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऐसे हम एंड पर आ जाते हैं। एंड का जो एलिमेंट है वो -4 ऐसे ले लीजिए आप, और किस रो एंड कॉलम का एलिमेंट है आप इसकी पोजीशन को जानिए, तो हम कहेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसको हम कैसे डिनोट करने वाले हैं? M33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। इसके लिए क्या करने वाले आप लोग? थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट आपको मिलता है, आप उसी को यहां पर इस एलिमेंट के क्रॉसपोंडिंग माइनर कहेंगे। -1 2, कैसे? इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, तो रिमेनिंग मिलेगा -1 2 4 -2 2 into 2, और सिंप्लीफाई करने पर क्या हो जाएगा? +2 -8 इज इक्वल टू -6। ऐसे स्टूडेंट्स आपको काफी सारे एग्जांपल्स लेने हैं, और एग्जांपल 2 into 2 ऑर्डर में आप लेंगे या 3 into 3 ऑर्डर में लेंगे। यहाँ पर 1 into 1 ऑर्डर के लिए कोई भी डिटरमिनेंट अगर आप लेते हैं तो उसके लिए माइनस डिफाइन नहीं होंगे। मिनिमम डिटरमिनेंट का ऑर्डर होना चाहिए 2 into 2 ऑर्डर, नेक्स्ट 3 into 3 ऑर्डर, 4 into 4 ऑर्डर, 5 into 5 ऑर्डर, ऐसे आप आगे तक जा सकते हैं। लेकिन आपका सिलेबस कहता है आप केवल माइनस लिखेंगे किस डिटरमिनेंट के लिए? जिसका ऑर्डर 2 into 2 हो एंड 3 into 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है कोफैक्टर्स। काफी सिंपल है, आपने अगर माइनस की प्रैक्टिस कर ली है, अब माइनस को कैलकुलेट करना जान जाता है, तो कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है। डायरेक्टली लिंक करता है माइनस के साथ।
कोफैक्टर्स को फर्स्ट हमें जानना जरूरी है, हम कैसे डिनोट करेंगे। मैथमेटिकली अगर कोफैक्टर को डिनोट करना हो तो उसके लिए हमने साइन तैयार किया है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। आपको इसके लिए एक डिटर्मिनेट गिवन होगा, मैट्रिक्स भी गिवन हो सकता है और आप कह सकते हैं डिटर्मिनेट भी गिवन हो सकता है। तो उसका जो एलिमेंट है ए आई जे, उसके कोफैक्टर को अगर आपको डिनोट करना हो तो आप कैसे डिनोट करेंगे, आप कैपिटल ए आई जे का यूज कर सकते हैं। कैपिटल ए आई जे, आपको डिफरेंस करना जरूरी है। अगर हम कैपिटल ए लिखते हैं तो उसका मतलब है मैट्रिक्स ए। इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल टू लाइंस का यूज कर लेते हैं तो साइन हो जाता है डिटर्मिनेट ऑफ ए। लेकिन कैपिटल ए आई जे के साथ यदि आप स्मॉल ए आई जे यूज कर लेते हैं, कैपिटल ए, ध्यान रहे कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए आई जे यूज किया जाता है, तब आप कहेंगे आप डिनोट कर रहे हैं कोफैक्टर्स को। और स्मॉल ए के साथ ए आई जे यूज किया हुआ तो आप डिनोट करते हैं एलिमेंट्स को, जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेट्स है उसके एलिमेंट्स को यदि डिनोट करना हो तो स्मॉल ए आई जे से आप डिनोट करेंगे। और कैपिटल लेटर का यूज ले लिया आपने, कैपिटल ए आई जे, तो उसका मीनिंग हो गया कोफैक्टर्स। अब डिफरेंट डिफरेंट जो बुक राइटर्स होते हैं वो अलग अलग साइन यूज कर लेते हैं। ए आई जे कोफैक्टर्स के लिए यूज लिया जाता है। सी आई जे का अर्थ यहां पर बनता है, कोफैक्टर जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर सी है, इसलिए कुछ बुक राइटर सी का भी कोफैक्टर्स के लिए यूज करते हैं, कुछ बुक राइटर एफ का भी यूज करते हैं। एफ का यूज करने का मीनिंग है एफ से या फैक्टर से, फैक्टर का फर्स्ट लेटर है एफ, इसलिए एफ आई जे का यूज किया जाता है। कोफैक्टर का फर्स्ट लेटर है सी, इसलिए सी आई जे का यूज लिया जाता है। अब क्वेश्चन उठता है ए आई जे क्यों यूज किया गया, इसका कारण है गिवन डिटर्मिनेट है ए। गिवन डिटर्मिनेट क्या है, ए, इसलिए इसके एलिमेंट्स ए आई जे के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को आप ए आई जे से लिखेंगे। यदि गिवन डिटर्मिनेट बी हो तब कोफैक्टर को बी आई जे, कैपिटल बी आई जे से आप डिनोट करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट साइन है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कोफैक्टर की डेफिनेशन क्या है। तो सिंपल सी डेफिनेशन में लिखते हैं, मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है, अभी हम लोग कोफैक्टर को ए आई जे से लिख रहे हैं। ए आई जे, इसका मीनिंग भी लिख देते हैं हम लोग, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। जो भी एक गिवन एलिमेंट है डिटर्मिनेट का, इसका कोफैक्टर हम डिनोट कर रहे हैं ए आई जे। अर्जेंट में हमने ए आई जे ले लिया, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं आप, फिर ये इसके लिए क्या करना है, जो आपने माइनर पढ़ा एम आई जे, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा उसको आप किससे डिनोट कर रहे हैं, एम आई जे। कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, जिस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप माइनर लिख रहे हैं उस एलिमेंट के रो को एंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग डिटर्मिनेट मिलता है उसी को हम लोग माइनर कहते हैं। तो माइनर को फाइंड आउट करना हमने सीख लिया है। अब आपको क्या करना है, इस माइनर को मल्टीप्लाई कर देना है -1 होल पावर आई प्लस जे से। जैसे इस माइनर को आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 होल पावर आई प्लस जे, तो जो रिजल्ट मिलता है उसे हम इस एलिमेंट ए आई जे के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कहते हैं। इसको यूं भी कह सकते हैं हम लोग, अगर सिंपल थोड़ा सा लिखना चाहे तो इसका मतलब हो जाएगा प्लस एम आई जे। ये कब होगा, इफ आई प्लस जे इज इवन नंबर हो, माइनस एम आई जे, ये होगा आई प्लस जे इज ऑड नंबर, इवन नंबर। ये भी आप समझ सकते हैं, सिंपल सा आप जानते हैं, -1 की पावर आई प्लस जे, ये डिपेंड कर रहा है आई प्लस जे पर। आई प्लस जे इवन हुआ तो -1 की पावर, इवन का मतलब 2 4 6 8, तो ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब +1, तो हमने प्लस लिख दिया एम आई जे के साथ। आई प्लस जे ऑड नंबर हुआ, ऑड नंबर का मीनिंग हो गया 1 3 5 7,
जब आप 1 3 5 7 यहाँ लेकर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा -1, तो हमने इसको -mij लिख दिया है। तो काफी सिंपल है, आपको माइनर ही लिखना होता है कोफैक्टर को एवलुएट करने के लिए, लेकिन माइनर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस या माइनस, दोनों में से एक साइन को आपको करेक्ट चूज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको गिवन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मिल जाता है। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पर। डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 2 into 2 ऑर्डर का हम एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं, a11 a12 a21 a22, ये गिवन डिटरमिनेंट है। अब आपको कोफैक्टर्स लिखना है। आप इस बात को समझ लीजिए, जितने एलिमेंट्स डिटरमिनेंट के पास होते हैं उतने ही माइनस उस डिटरमिनेंट के लिए डिफाइन होंगे और उतने ही कोफैक्टर्स भी उस डिटरमिनेंट के लिए डिफाइन होंगे। तो हम कह रहे हैं 4 एलिमेंट्स है डिटरमिनेंट के पास में, तो हम 1 by 1 4 कोफैक्टर्स यहां पर फाइंड आउट करेंगे 1 by 1। तो फर्स्ट हम लिख रहे हैं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a11 आप इस डिटरमिनेंट का एक एलिमेंट है, आपके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा उसको हम लिखेंगे कैपिटल A11। क्यों लिखा, इसका मतलब दोबारा देख लीजिए, डिटरमिनेंट को हम किससे लिख रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A कैपिटल A, तो आप इसी साइन को यूज करते हुए कोफैक्टर्स को लिखेंगे। लेकिन आप जानिए डिटरमिनेंट सिंगल होता है लेकिन कोफैक्टर्स अनेक होते हैं, जितने एलिमेंट्स यहाँ होंगे उतने कोफैक्टर्स होंगे, इसलिए एलिमेंट की पोजीशन यहाँ पर यूज की जाती है। एलिमेंट है A11 तो इसका कोफैक्टर होगा कैपिटल A11। यदि डिटरमिनेंट को हम डिटरमिनेंट ऑफ B लिख रहे हैं कैपिटल B, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल B11। ऐसा जनरली यूज किया जाता है। अदर साइन आपने देख लिया है, CIJ भी यूज कर सकते हैं, FIJ भी यूज कर सकते हैं, जो आपको सूट करता हो आप ले लीजिए इसको। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, काफी सिंपल है, आपको यह लेना पड़ेगा -1 होल पावर I प्लस J M11 और I एंड J की वैल्यू भी रख दीजिए आप ऐसे, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू भी 1 है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1। आगे आप बढ़िए, -1 ये हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर 2, तो फाइनली क्या हो जाएगा प्लस M11। अब आप प्लस साइन तो रहेगा ही रहेगा। अब M11 को फाइंड आउट कीजिए, M11 माइनर होता है, यहां जाइए, M11 का रिलेशन A11 के साथ है, इस रो को एंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपको एक माइनर मिल जाएगा, प्लस साइन चलते आप लिखते रहिए A22 1 into 1 ऑर्डर, तो ये कोफैक्टर हो गया। आप इसको बोलेंगे माइनर, और माइनर को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस से, तो ये कोफैक्टर हो गया। अब आप कहेंगे कि कोई चेंजेस तो आए नहीं, प्लस से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंजेस नहीं आता, यहाँ पर विदाउट प्लस लिख देंगे तब भी उसका मीनिंग वही है। हाँ हम मानते हैं जानते हैं ये, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया है इसलिए ये कोफैक्टर है, तो हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट ऐसे करते करते आप लोग A12 सेकेंड एलिमेंट आ जाइए ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग तो क्या करना है आपको, सिंपल है, -1 होल पावर 1 प्लस 2 M12 और -1 की पावर 1 प्लस 2 3, इसके लिए आ जाएगा -M12 इज इक्वल टू माइनस, और M12 कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ना M12 का रिलेशन A12 के साथ होता है, इस रो को कॉलम को हाइड कर दीजिए, ये लो, तो आ जाएगा एक डिटरमिनेंट मिलेगा A21 1 into 1, ये माइनस के साथ आएगा, तो ये कोफैक्टर है। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते प्लस माइनस से, तो केवल माइनस रह जाएंगे, ये कोफैक्टर नहीं होंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कोफैक्टर हो जाते हैं। नेक्स्ट A21 इसके साथ रिलेशन हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया, ये रो एंड कॉलम को रो, फर्स्ट तो आप ये लेंगे साइन लेंगे 2 प्लस 1 M21 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 देन माइनस M21 इज इक्वल टू माइनस क्या होगा M21, देखिए ये वाला रो सॉरी एलिमेंट है, रो को और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, ये लो, तो आ जाएगा आपको A12 1 into 1। लास्ट A22
-1 होल पावर 2 प्लस 2 m22 और ये हो जाएगा प्लस m22 देन प्लस m22 कैसे लिखा जाता है? ये प्रैक्टिस तो काफी हो गई आपकी। ये वाला एलिमेंट है, इसकी करस्पॉन्डिंग माइनर लिखना होता है, इसकी करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम देन a11 1 into 1 ऐसे करके आप कोफैक्टर्स यहाँ पर लेकर आएंगे। इसको सिंप्लीफाई भी करना होगा, ये काम तो इसका है ही, तो सिंप्लीफाई कीजिए। 1 into 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेट जो आप यहाँ देख रहे हैं वो इसका आंसर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा a22 प्लस a22 प्लस लिखना कोई कंपल्सरी नहीं है, माइनस a21 नेक्स्ट माइनस a12 नेक्स्ट a11। आप कोफैक्टर्स है, क्यों? क्योंकि हमने आपको जो माइनस है उसको प्लस से या माइनस से मल्टीप्लाई किया है। आप इसको इतना डिफिकल्ट फॉर्म में ले जरूरी नहीं है, इसको सिंपल भी ले सकते हैं। कैसे? आप इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखेंगे तो प्लस, यहां माइनस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। ऐसा क्यों जानिए आप। 1 प्लस 1 2 इवन तो प्लस साइन होगा, 1 प्लस 2 और माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 2 इवन प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। देख लीजिए आप यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस। इतना आपको ये जो लिखा है इतना आपको डिफिकल्ट फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा ही हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल, ताकि हम इसको समझ पाए कि कैसे कोफैक्टर्स को लिखा जाना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 3 into 3 ऑर्डर ले लेते हैं। 3 minus 4 1 2 3 minus 2 5 2 minus 5 ऐसे हमने 3 into 3 ऑर्डर का एक गिवन डिटर्मिनेंट है। 9 एलिमेंट्स आप रखते हैं, 9 माइनर्स यहाँ पर होंगे, 9 ही कोफैक्टर्स यहाँ पर होंगे। आप कोफैक्टर लिख रहे हैं तो कोफैक्टर हमेशा माइनस की मदद से ही लिखा जाता है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर कोफैक्टर्स लिखते हैं। ये प्रैक्टिस हमें करनी है, क्यों? कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको माइनर्स लिखने के लिए नहीं कहा जाएगा। माइनर्स को हमने स्टडी किया है कोफैक्टर्स के लिए, तो डायरेक्टली कोफैक्टर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ए साइन यूज किया गया यहाँ पर मैट्रिक्स के लिए, तो आप इसके कोफैक्टर्स के लिए यूज करेंगे a11, ए आई जे कह सकते हैं a11। अब देखिए आप यहां से सीधा सीधा लीजिए आप 1 प्लस 1 2 क्या है? इवन। इवन नंबर के लिए आप प्लस यूज लेंगे, प्लस m11। ऐसे आप शॉर्ट में दे सकते हैं। आपको साइन तो लेना कंपल्सरी है कोफैक्टर के लिए, माइनस के लिए कोई साइन यूज नहीं लेते। एक कोफैक्टर के लिए आपको प्लस और माइनस में से एक साइन यूज करना ही होगा। अब कैसे लेंगे आप? 1 प्लस 1 2, यदि इवन हो तो प्लस, और नंबर हो देन माइनस। तो ये माइनर हो गया, लेकिन प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कोफैक्टर हो जाएगा। तो प्लस m11 कैसे लिखा जाएगा? ये वाला एलिमेंट है 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये रो एंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए आप। ये लो मैं हाइड कर लेता हूं, आप देख पाएंगे कौन सा डिटरमिनेंट आएगा। तो 3 minus 2 2 minus 5। ये लो, इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है? ऐसे क्रॉस -15 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? -15 प्लस -11। ये कोफैक्टर हो गया। कोफैक्टर क्या होता है? एक रियल नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है। नेक्स्ट a12 होता है मैं कोफैक्टर हूं इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। कैसे? क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए मैं इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हूं, इस एलिमेंट का कोफैक्टर हूं मैं। ओके, कैसे? साइन बताओ पहले साइन कंपल्सरी है। साइन को बिल्कुल भी आप भूले नहीं, अपने माइंड में हमेशा रखें। 1 प्लस 2 3 और नंबर है माइनस, माइनर m12 a12 देन m12 एंड माइनस m12, ये वाला एलिमेंट है।
रो एंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन 2 minus 2 5 minus 5 minus 10 minus 10 is equal to 0। ये कोफैक्टर की वैल्यू 0 हो गई। किस एलिमेंट का कोफैक्टर? -4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। कोफैक्टर एक यूनिक नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, रियल नंबर होता है। नेक्स्ट ए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर बोलो, रो एंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A13 ऐसे यूज करेंगे हम। साइन बोलिए 1 + 3 4, इवन नंबर प्लस, इवन के लिए प्लस, ऑड के लिए माइनस। ये प्रैक्टिस आप कर लीजिए। M13 13, माइनर के लिए भी 13, ये वाला एलिमेंट होता है 13। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दोनों को डिलीट कर दीजिए, डिलीट डिलीट, देन प्लस साइन है 2 3 5 2 इज इक्वल टू। हालांकि प्लस यहाँ लिखना मीनिंगलेस है, लेकिन फिर भी हम अपने संतुष्टि के लिए लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? ताकि हम हमेशा माइंड में ये रखें कि हम माइनस को प्लस और माइनस में से एक साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तब कोफैक्टर आ जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे माइनस, तो हमें कोफैक्टर चाहिए तो मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। देन 4 - 50 इज इक्वल टू -11। ऐसे करते करते आप जानते हैं हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर होता है। 9 एलिमेंट्स से 9 कोफैक्टर यहाँ पर होंगे। तो फाइनल लास्ट जो एलिमेंट है वो -5 है। पोजीशन बोलिए आप, थर्ड रो थर्ड कॉलम, देन A33 से हम इसको डिनोट करेंगे। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A33, ये कोफैक्टर है। एलिमेंट्स के लिए स्मॉल ए यूज करते हैं, कोफैक्टर के लिए कैपिटल यूज करेंगे। साइन बोलिए आप, 3 + 3 6, देन प्लस, A1 के लिए प्लस M33 प्लस। अब माइनर लिखना है आपको, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर कैसे लिखा जाता है? इसको डिलीट कर देंगे, ऐसे डिलीट। तो 3 - 4 2 3 इज इक्वल टू 9 + 8 इज इक्वल टू 16। ऐसे आप हर एक एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिफाइंड कोफैक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे, और प्रैक्टिस करके आप इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब कुछ हम लोग कोफैक्टर्स को लेकर नोट यहाँ पर लिखेंगे, तो नोट को हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, सम नोट्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हमने इसके लिए एग्जांपल के लिए 3 × 3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट लिया है। 9 एलिमेंट्स आपके पास है। हम फर्स्ट नोट क्या देखते हैं, आप इनमें से किसी भी एक रो और कॉलम को चूज कर सकते हैं। रो चूज कर लीजिए या कॉलम चूज कर लीजिए। तो हमने R1 को चूज किया है, तो R1 के एलिमेंट्स को लीजिए आप। R1 के एलिमेंट्स को हमने ले लिया A11, A12 एंड लास्ट A13। फर्स्ट रो आपके 3 एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर ले लिया है। अब क्या करना है, इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोफैक्टर्स लेने हैं। A11, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को हम कैपिटल A11 से लिखेंगे। A11 स्मॉल a यूज लिया जाता है एलिमेंट्स के लिए, कैपिटल A यूज लिया जाएगा कोफैक्टर्स के लिए, लेकिन पोजीशन दोनों में लेनी होती है 1 1 1 1। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा A12 और आपके A13। क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई लेंगे इनका, और मल्टीप्लाई का सम ले लेंगे, और सम लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A आपको मिलता है। आपने डिटरमिनेंट ऑफ A इसकी कैलकुलेशन पिछली क्लासेज में कर ली है। कैसे करता है, एक्सपेंडिंग मेथड आपके पास है, आप सरल डायग्राम मेथड से भी उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नेक्स्ट मेथड और मिलता है जो कहीं ना कहीं उसी से हमें मिलता है। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा डेप्थ में जाके, तो ये अपने आप में एक एक्सपेंडिंग मेथड ही है। तो ये क्या कहता है कि आप किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई लेकर यदि उनका आप सम ले लेते हैं,
तब आपको उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है क्या R1 को लेना कंपलसरी है? तो आंसर है नहीं, आप किसी भी रो को ले सकते हैं या कॉलम को ले सकते हैं। तो हम R2 के एलिमेंट्स ले लेते हैं, A21, A22, A23। हमने ये एलिमेंट लिए हैं तो कोफैक्टर्स भी R2 के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग लेना पड़ेगा, इन्हीं के कोफैक्टर्स लेने हैं। देन A21, A22, A23 और मल्टीप्लाई का क्या लेंगे आप? सम लेंगे। तो आप कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये जो कैलकुलेशन आपको मिलेगी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको मिलती है। R3 भी यूज कर सकते हैं आप लोग, A31, A32, A33, ऐसे ही आप लोग corresponding कोफैक्टर A31, A32, A33 मल्टीप्लाई का सम, एलिमेंट्स एंड corresponding कोफैक्टर्स के मल्टीप्लाई का आप सम लेंगे तो क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A। ऐसे करते करते आप क्या कर सकते हैं? कॉलम भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। मैं आपको लास्ट कॉलम के लिए इसको लिख के बताता हूं। लास्ट कॉलम है उसके एलिमेंट राइट डाउन कीजिए, A13, A23, A33 corresponding कोफैक्टर आप के corresponding कोफैक्टर होंगे, कैपिटल ऐसे लिखेंगे A13, A23, A33। ये मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई का सम ले लीजिए तो आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये आप 6 टाइप से फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, टोटल 6। तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू ऐसे 6 टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। करना क्या है, जिस रो को आपने यूज लिया है, जिस रो के एलिमेंट्स को आप ले रहे हैं, उन्हीं एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लेने हैं और उनके मल्टीप्लाई का सम यदि ले लेते हैं, देन आपको क्या मिलता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है वो आपको हर जगह से मिलेगी। सेकंड नोट और हम देख लेते हैं, इससे मैच करता हुआ है। देखिए आप लोग सेकंड नोट सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, नोट सेकंड में क्या होगा? हमने R1 के एलिमेंट लिए, R1, A11, A12, A13, R1 के एलिमेंट्स हमने चूज किए हैं। अब आपको क्या करना है, यदि आपने R1 के ही कोफैक्टर्स ले लिए, एलिमेंट R1 के हैं, कोफैक्टर्स भी आपने किसके ले लिए? R1 के, और आपने मल्टीप्लाई का सम ले लिया तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A मिलेगा, जैसा इस नोट ने हमें सिखाया है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ करने वाले हैं। क्या डिफरेंट होगा कि हम एलिमेंट किसके ले रहे हैं? R1 के, लेकिन अब हम जो कोफैक्टर्स लेंगे वो R1 के न लेकर हम किसके ले? अदर रो, अदर में R2 हो सकता है, अदर में R3। इन एलिमेंट्स के R2 के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स ले लें, या आप कह सकते हैं R3 के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स ले लें। रो में रो के कोफैक्टर्स लेने, कॉलम के नहीं लेने। तो हमने एलिमेंट्स तो R1 के लिए है, कोफैक्टर हम ले लेते हैं R2। R2 के कोफैक्टर को लिखा जाएगा, कैपिटल A का यूज करेंगे, लेकिन पोजीशन है 21, A22 एंड A23 और मल्टीप्लाई का सम आप देखेंगे 0। अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A नहीं मिलेगा, इसका रिजल्ट 100% क्या मिलेगा? 0। क्वेश्चन ये उठता है कि हमने R2 के कोफैक्टर्स लिए हैं, हम R3 के भी ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? अदर में आप किसी के भी ले सकते हैं। देखो हमने एलिमेंट्स R1 के यूज किए हैं, अब हम कोफैक्टर किसके लेंगे? R3 के। आपके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स कैसे लिखने वाले हम लोग? कैपिटल A, पोजीशन देखो इस एलिमेंट की 31, यहाँ पर A इसकी पोजीशन है 32, A इसकी पोजीशन है 33। मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई का सम ले लिया तो आप देखेंगे क्या मिलेगा? 0। ऐसे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिमेंट R2 के लीजिए आप, लेकिन कोफैक्टर किसके लेने हैं?
अगर आपने R2 के ही कोफैक्टर ले लिए तो मल्टीप्लाई का सम क्या जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A। लेकिन आपने क्या किया, एलिमेंट तो आपने R2 के लिए है और कोफैक्टर्स R1 के लिए लिए होंगे या R3 के लिए लिए होंगे, तो मल्टीप्लाई का सम क्या मिलेगा, 0। ऐसे हम एग्जांपल कॉलम में ले लेते हैं, कॉलम C1 के एलिमेंट्स लेते हैं हम लोग, A11, A21, लास्ट A31, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स से। अब कोफैक्टर यदि आपने फर्स्ट कॉलम के ही ले लिए, यही एलिमेंट इन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, देन मल्टीप्लाई का सम क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। लेकिन आप कोफैक्टर अगर अदर कॉलम के यूज करते हैं, अदर में C2 हो सकता है, अदर में C3 हो सकता है, तो मल्टीप्लाई का सम क्या हो जाएगा, 0। तुम कहते हैं एलिमेंट्स इसके हैं, कोफैक्टर हम R2 के लेंगे, तो देखिए आप इसका कोफैक्टर A12 हो जाएगा A22, लास्ट A32, तो मल्टीप्लाई इसका सम हो जाएगा 0। ऐसे हो सकता है कि आप ये कोफैक्टर ले यहां से, एलिमेंट तो C1 से लीजिए, A21, A31, इसके कोफैक्टर लीजिए, A13, A23, A33, और क्या जाएगा, 0। इस प्रकार से आप देखेंगे तो कितने रिलेशन रख सकते हैं, एक के साथ आप 2 रिलेशन रखते हैं, तो आपके पास टोटल कितने, 6, 3 रो एंड 3 कॉलम, टोटल 6, तो 12 ऐसे रिजल्ट्स आप यहाँ पर बना सकते हैं 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में। यही जो नोट है, यही जो डेफिनेशन है, कंडीशन है, वो आप 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, 4x4 ऑर्डर, 5x5 ऑर्डर, जो हमारे सिलेबस में जनरली नहीं है। हमारा सिलेबस है ओनली 2x2 ऑर्डर एंड 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स, उन्हीं को लेकर हमें पढ़ना है, उन्हीं से रिलेटेड हमें प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, और जितने भी टॉपिक हम ले रहे हैं वो उन्हीं से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस टॉपिक आज की इस क्लास के अंदर हमने 2 टॉपिक लिए हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो आपको एग्जाम्पल्स लेना है और एग्जाम्पल लेकर फर्स्ट माइनर्स की प्रैक्टिस करनी है और सेकंड आपको कोफैक्टर की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इन दोनों की प्रैक्टिस कर ली है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% बोर्ड एग्जाम में उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड का पेपर हो, चाहे वो CBSE बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड का पेपर हो, कहीं भी हो, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो वहां पर उस टॉपिक को समझने के लिए आपको यहाँ का नॉलेज कंपल्सरी है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस लीजिए, एग्जाम्पल्स लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।